नमस्कार दोस्तों, मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आपका भविष्य द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम आरपीएससी द्वारा आयोजित ग्रेड सेकंड ग्रुप ए का पेपर जो कि 21 दिसंबर 2022 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछे गए राजस्थान की कला संस्कृति के प्रश्न जो है वो लाइव डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, करवा चौथ मनाई जाती है। करवा चौथ कब मनाई जाती है? काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो ध्यान दीजिए। करवा चौथ जो दोस्तों, करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। मैं तो इसको याद रखता हूँ ककक करवा, क 3 बार क है, ककक करवा के नाम से याद रखता हूँ दोस्तों। ध्यान दीजिए, क करवा चौथ है, यहाँ पर क करवा चौथ है, क कार्तिक और क कृष्ण और चौथ तो आगे लगा हुआ ही है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि पोमचे का संबंध किस ऑप्शन से है। ऑप्शन है वस्त्र, मिठाई, संस्कार, आभूषण। पोमचा दोस्तों मिठाई नहीं है, आभूषण नहीं है, संस्कार नहीं है। पोमचा जो दोस्तों वस्त्र है। हम बात करते हैं दोस्तों पोमचे की, तो ध्यान दीजिएगा, नवजात शिशु की माँ को, नवजात शिशु जो होता है उस नवजात शिशु की माँ जो होती है, उस नवजात शिशु की माँ को मातृपक्ष की ओर से पोमचा दिया जाता है। यदि हम बात करें पोमचाओं के कलर की बात करें तो एक पोमचा होता है दोस्तों पीले रंग का। बेटे के जन्म पर, जब बेटे का जन्म होता है तो बेटे के जन्म पर मातृपक्ष की ओर से नवजात शिशु की माँ को पीला पोमचा दिया जाता है। और यदि बात करें हम लोग गुलाबी पोमचे की बात करें दोस्तों, तो गुलाबी पोमचा जो है, ये गुलाबी पोमचा दोस्तों बेटी के जन्म पर दिया जाता है। तो ध्यान से आप याद रखिएगा कि नवजात शिशु की माँ को मातृपक्ष की ओर से दिया जाता है पोमचा जो है। यदि पीला पोमचा है, इसका मतलब है बेटे के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है। और गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, यदि राजस्थान की चित्रकला शैली की बात करें, वो चित्रकला शैली जिस पर सबसे ज़्यादा मुगलों का प्रभाव पड़ा, उस चित्रकला शैली का नाम था दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली। आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अभी हाल ही में आयोजित ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और वनपाल वनरक्षक के सीईटी के वगैरह के पेपर जो हैं, इन सभी एग्जाम के अंदर जयपुर चित्रकला शैली में से काफ़ी सारे प्रश्न जो दोस्तों पूछे गए हैं। तो आप गौर करके जयपुर चित्रकला शैली के बारे में कुछ बातें जो है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जयपुर की चित्रकला शैली पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों की यदि हम बात करें तो जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों का नाम याद रखिए दोस्तों। प्रमुख चित्रकार है साहिब राम, कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं, साहिब राम। एक नाम आता है दोस्तों लालचंद, साहिब राम, लालचंद। एक नाम आता है लाल चितेरा। कई बार इन चित्रकारों के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, लाल चितेरा। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो राम सेवक, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक नाम आता है राम सेवक। एक नाम आता है दोस्तों, एक चित्रकार इस शैली के अंदर वह हुक्मा। और इसके बाद बात करें तो चिमना, हुक्मा, चिमना, लक्ष्मण और शालिग्राम और लक्ष्मण। तो दोस्तों आपसे यदि सीधा ही पूछ ले कि चित्रकारों का नाम दे दें, साहिब राम, लालचंद, लाल चितेरा, राम सेवक, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इन सभी का संबंध दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली से है। इनके अंदर भी 2 चित्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक साहिब राम और एक लालचंद जो है। इन दोनों के बारे में भी आप लोग सुन लीजिए दोस्तों। साहिब राम आदमकद चित्र बनाया करता था। आदमकद, जयपुर की चित्रकला शैली जो है ये आदमकद चित्रों के लिए जानी जाती है। और चित्रकार साहिब राम ने ईश्वरी सिंह जो आमेर का राजा जो था उसका आदमकद चित्र बनाया था। और यदि हम लालचंद की बात करें तो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र जो है, उन जानवरों की लड़ाइयों के चित्र जो है वो बनाने का काम किया करता था दोस्तों, लालचंद किया करता था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, एग्जाम के अंदर पूछी गई, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें सवाई माधो सिंह प्रथम की बात करें तो ध्यान से सुनेंगे। सवाई माधो सिंह प्रथम, जयपुर चित्रकला शैली के अंदर सवाई माधो सिंह प्रथम जो सवाई माधो सिंह
प्रथम ने रीतिकालीन अलंकरण की मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। नाम लिख रहा हूँ, रीतिकालीन अलंकरण की मणिकुट्टिम प्रवृत्ति जो है, मणिकुट्टम प्रवृत्ति का बढ़ावा दिया था दोस्तों। ये मणिकुट्टम प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? चित्रों में रंग न भर कर के मोती, लाख तथा लकड़ी के मणियों को छिपाकर डिजाइन बनाए जाते हैं, उस प्रवृत्ति को मणिकुट्टम प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चित्रों में रंग न भर कर के मोती, लाख और लकड़ी के मणियों को छिपाकर डिजाइन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे मणिकुट्टिम प्रवृत्ति कहा जाता है दोस्तों। तो कुछ बातें और कर लेते हैं हम लोग, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है जयपुर चित्रकला शैली से, वो बातें भी हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। यदि हम राम सिंह द्वितीय की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम राम सिंह द्वितीय की टाइम की बात करें, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा जो था, वो जयपुर का राजा था दोस्तों राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय ने, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1857 ईस्वी के अंदर, क्रांति के समय की बात है, 1857 ईस्वी के अंदर कला के विकास के लिए मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की गई। कला के विकास के लिए मदरसा-ए-हुनरी की स्थापना की गई दोस्तों राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1857 ईस्वी के अंदर। वर्तमान में ये मदरसा-ए-हुनरी जो है, इस मदरसा-ए-हुनरी को राजस्थान कला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान कला विद्यालय के नाम से जाना जाता है। आप इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान कला विद्यालय का। यदि हम बात करें राजस्थान कला विद्यालय की, तो राजस्थान कला विद्यालय को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना कब की गई, तो कला विद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर की गई। ये पूछा गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब की गई, तो 1857 ईस्वी के अंदर की गई। ये पूछा गया कि राजस्थान में कला के विकास के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आमेर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। आपको जानकारी के लिए भी बता देता हूं दोस्तों कि राम सिंह द्वितीय के समय ही रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध तथा उत्तर भारत के प्रथम रंगमंच राम प्रकाश थिएटर का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ नाम भी आप याद रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से? रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध और राम प्रकाश थिएटर का निर्माण जो राम सिंह द्वितीय के समय किया गया था। आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1844 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिए, 1844 ईस्वी के अंदर 1844 ईस्वी में महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी, संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना दोस्तों की गई थी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मदरसा-ए-हुनरी, राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना 1857 ईस्वी के अंदर राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1844 ईस्वी के अंदर महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो थी जो दोस्तों की गई थी। और राम सिंह द्वितीय के द्वारा ही रामनिवास बाग, रामगढ़ बांध और उत्तर भारत के प्रथम रंगमंच राम प्रकाश थिएटर का निर्माण जो था वो निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। संकट काल के अंदर यदि हम बात करें कि संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल, तो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा ने 1443 से लेकर के 1459 ईस्वी के बीच में अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, अपनी पत्नी कुंभल देवी जो है, कुंभल देवी की याद में राणा कुंभा ने हाथी के नाल दर्रे पर कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1443 से 59 ईस्वी के बीच में राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में हाथी के नाल दर्रे पर राजसमंद जिले के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उपनाम की बात कर लेते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग कहा जाता है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, कुंभलमेर कहा जाता है,
बेरों का दुर्ग कहा जाता है, बेरों का दुर्ग, बेरों के दुर्ग के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, जब जब मेवाड़ के राजाओं पर संकट आया तब तब मेवाड़ के राजाओं ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली, इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए दोस्तों, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मारवाड़ के राजाओं के शरणस्थली किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ के राजाओं के शरणस्थली सिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग इतना विशाल बना हुआ है कि राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल टोड जो है, कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एट्रुस्कन दुर्ग की संज्ञा दी है। एट्रुस्कन या यूं कहें एट्रास्कन दुर्ग कहा है। एट्रास्कन या एट्रुस्कन, एट्रास्कन या एट्रुस्कन दुर्ग जो कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल जो है, अबुल फजल इतिहासकार अबुल फजल जो है, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी जो पगड़ी ही नीचे गिर जाती है। और दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और बात करें हम लोग तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। कटारगढ़ इतना ऊंचा बना हुआ है कि वहाँ से पूरा का पूरा मेवाड़ दिखाई देता है, इसलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है। इसे मेवाड़ की आँख के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कुंभा के दरबार का प्रख्यात शिल्पी कौन था, मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी दोस्तों मंडन था। कुंभा के दरबार का प्रख्यात शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो था दोस्तों मंडन था। तो ये कुछ खास बातें थी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। तो कुछ ऑप्शन दिए गए दोस्तों में, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है विवाह की रस्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है बंदोली, समेला, कंकण बंधन और कर्णवेद। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्णवेद जो है ये विवाह की रस्म नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से रामसनेय संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि रामसनेय संप्रदाय में से खूब सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पूरी कहानी जो है रामसनेय संप्रदाय के बारे में सुनेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम रामसनेय संप्रदाय की सिंहतल शाखा की बात करें दोस्तों, तो रामसनेय संप्रदाय की सिंहतल शाखा ये बीकानेर के अंदर है, पहली बात तो। और इस शाखा के प्रवर्तक जो थे ये थे दोस्तों हरि रामदास जी। हरि रामदास जी रामसनेय संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, ये संप्रदाय वैष्णव मत से संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है और निर्गुण भक्ति विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है ये। इस संप्रदाय की स्थापना जो है रामानंद के ही शिष्यों ने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रीय शाखाओं के द्वारा की थी। तो रामानंद के शिष्य जो हैं, रामानंद के शिष्यों ने अलग अलग जगह पर इस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। खास बात यह है कि रामसनेय संप्रदाय जो है, रामसनेय संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो साधु गुलाबी रंग के वस्त्र जो है दोस्तों धारण करते हैं और दाढ़ी मूछ नहीं रखते। यदि आपसे पूछे रामसनेय संप्रदाय की प्रधान पीठ, तो दोस्तों रामसनेय संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो प्रधान पीठ है रामसनेय संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इसकी प्रमुख पीठ दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर रामसनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रामसनेय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो प्रमुख पीठ है, इस यानी प्रधान पीठ है, इसके संस्थापक थे दोस्तों रामचरण दास जी। रामचरण दास जी जो थे इसके प्रवर्तक थे दोस्तों। और रामचरण दास जी का जन्म जो है ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, सोढ़ाग्राम टोंक के अंदर हुआ था। सोढ़ाग्राम टोंक, तो सोढ़ाग्राम टोंक के अंदर रामचरण दास जी का जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, रामसनेय संप्रदाय जो है, इस रामसनेय संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। यदि हम 4 शाखाओं की बात करें दोस्तों, तो नंबर 1 शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाखा, प्रमुख शाखा, प्रधान पीठ शाहपुरा, अभी हम चर्चा कर रहे थे। नंबर 2 दोस्तों शाखा जो है वह रेण, और रेण शाखा है दोस्तों नागौर के अंदर। ध्यान दीजिए, रेण शाखा जो है, रेण शाखा, ये रेण शाखा नागौर के अंदर है और इसके प्रवर्तक थे दोस्तों दरियाव जी। दरियाव जी रेण शाखा के प्रवर्तक थे। यदि हम बात करें सिंहतल शाखा की बात करें,
सिंहथल बीकानेर वाली शाखा की बात करें, सिंहथल शाखा जो कि बीकानेर के अंदर है, इस सिंहथल शाखा के प्रवर्तक जो थे हरि रामदास जी। हरि रामदास जी जो थे ये सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। और बात करें हम लोग, एक शाखा और है, उस शाखा का नाम है दोस्तों खेड़ापा शाखा। तो ये जो खेड़ापा शाखा है, इस खेड़ापा शाखा की बात करें तो खेड़ापा शाखा दोस्तों जोधपुर के अंदर है, और इसके प्रवर्तक रामदास जी थे। आपको जानकारी के लिए ये बता देता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो एक तो आप याद रखिएगा कि प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रामचरण दास जी के द्वारा स्थापित है और रामचरण दास जी का जन्म 16 ग्राम टोंक के अंदर हुआ था। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है। और इसके बाद यदि मैक्सिमम पूछा गया एग्जाम के अंदर तो सिंहथल शाखा के बारे में पूछा गया है कि रामसनेय संप्रदाय की सिंहथल शाखा कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है, और इसके संस्थापक कौन है, तो हरि रामदास जी सिंहथल शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। वैष्णव मत का निर्गुणी भक्ति धारा में विश्वास रखने वाला ये संप्रदाय है और रामानंद के शिष्यों ने इसकी अलग अलग जगह पर स्थापना की थी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं इसके साधु जो होते हैं और दाढ़ी मूछ नहीं रखते। तो ये कुछ खास बातें थी दोस्तों रामसनेय संप्रदाय और सिंहथल शाखा के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है हरि रामदास जी, यानी रामसनेय संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक जो थे हरि रामदास जी थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न नंबर 7 जो है पूछा गया गिंदड़ नृत्य होता है। तो दोस्तों ये गिंदड़ नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। तो दोस्तों चौथ माता जो है कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आबू में जैन मंदिर विमल शाही की निर्माण करता है। आबू में जो विमल शाही जैन मंदिर है उसका निर्माण करता कौन है दोस्तों, तो इसका निर्माण करता विमल शाह इसका निर्माण करता है। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा। कल से आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों 8 PM पर हमारी एक डेली क्लास जो है अपलोड होने वाली है और ये जो 8 PM पर क्लास अपलोड होगी ये 2nd ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए 2nd ग्रेड और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को मद्देनजर रखते हुए एक क्लास डेली अपलोड की जाएगी। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखते रहिए, भविष्य में आपको बहुत फायदा मिलने वाला दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।